नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम 27 मार्च 2022 को सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए थे। एक किसी भी पेपर को किस तरह का होना चाहिए या हम कह सकते हैं DSSB का पेपर किस प्रकार का होना चाहिए, उस प्रकार के ही क्वेश्चन इसमें आए थे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। सारे के सारे 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन टिल द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। गर्भाधान के दिन से लेकर बच्चे के जन्म तक की समय अवधि को क्या कहते हैं या इसकी अवधि की पहचान करें। बच्चे के जो गर्भधारण होता है यानी कंसेप्शन का पीरियड होता है, वहां से लेकर बच्चे का जब तक जन्म होता है उस पीरियड को बोला जाता है प्रीनेटल पीरियड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। जन्म पूर्व अवधि उसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर टू फॉर्म अ कोहेरेंट और यूनिक न्यू होल इज नोन एज। भागों को एक साथ जोड़कर एक सुसंगत या अद्वितीय नया संपूर्ण बनाने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है। जब भी हम छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर कुछ भी एक चीज बना रहे होते हैं तो उसे हम सिंथेसिस करना बोलते हैं यानी विश्लेषण बोलते हैं। जब हम किसी चीज को तोड़कर काम करते हैं तो उसे एनालिसिस बोलते हैं। एनालिसिस में तोड़ा जाता है, सिंथेसिस में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण बोलते हैं उसको। सॉरी, हिंदी में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, उसे हम संश्लेषण बोलते हैं। जब भी चीज़ों को, जो चीज़ें अलग अलग हैं, बिखरी हुई हैं, उन सबको हम जोड़कर उसका हल निकालते हैं या कोई नई चीज़ बनाते हैं, उसे संश्लेषण कहा जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। वस्तु स्थायित्व बाल विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। तो हमने जीन पियाजे की थ्योरी में ऑब्जेक्ट परमानेंस पढ़ा हुआ है। उन्होंने बताया है कि वस्तु स्थायित्व बच्चे के अंदर आता है सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि लगभग 18 माह तक, जब बच्चा 18 महीने का होता है उस अवस्था तक ये गुण आ जाता है। तो राइट आंसर रहेगा फिर इसका ऑप्शन नंबर डी, शेष अवस्था। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसी अवस्था में बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर 6 सब स्टेजेस बताई, इसकी 6 उप अवस्थाएं बताई थी। उसमें से जो छठे नंबर की स्टेज है यानी 6th स्टेज है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज स्टेजेस। संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे के सिद्धांत में कितने चरण होते हैं। तो हमें पता है जीन पियाजे के सिद्धांत में 4 चरण होते हैं। वे 4 चरण कौन कौन से हैं। पहला होता है सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इंद्रिय गामक अवस्था। सेकंड नंबर पर आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथे नंबर पर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, whose socio-cultural theory of learning explains that learning occurs during social interaction between individuals। सीखने का कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताता है कि सीखना व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान होता है। सीखना सोशल इंटरेक्शन से होगा। और सोशियो कल्चर थ्योरी किसने दी थी। तो हम जानते हैं सोशल कल्चर थ्योरी दी थी वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ द स्किल। विच टाइप ऑफ स्किल, ये हमें बताना है। मनोमोटर यानी मनोगत्यात्मक मोटर इसे हिंदी में बोला जाता है। साइकोमोटर को हम क्या बोलते हैं, मनोगतिक कौशल भी बोल देते हैं। तो मनोगतिक कौशल में शारीरिक हलचल, समन्वय और कौशलों का उपयोग होता है। तो और मोटर स्किल्स का यहाँ पे प्रयोग होता है। यहाँ पे मोटर की जगह इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए था गतिक। गतिक कौशलों का प्रयोग इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पीरियड जस्ट आफ्टर द बेबीहुड ऑफ अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ इज नोन एज। 1 साल या 1.5 साल तक के बच्चे जो होते हैं उन्हें किस अवधि के रूप में जाना जाता है। उन्हें प्री स्कूल चाइल्ड नहीं कहा जाएगा। प्री स्कूल चाइल्ड 3, 4, 5 साल के बच्चे होते हैं। एडोलेसेंस तो आपके टीनेजर्स होते हैं। अडल्टहुड 18, 19 की बाद की अवस्था होती है।
तो टोडलरहुड उन्हें कहा जाएगा। हिंदी में बच्चा अवस्था लिखा है, इंग्लिश पढ़कर इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप कीजिएगा, तो उन्हें टोडलरहुड कहा जाता है, बच्चा अवस्था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ चाइल्ड में हैव अ स्कीमा about a type of animal, example dog. Suddenly the child went awestruck when he encounters a new big and different breed of a dog again. ठीक है, so in this case the child is, फिर blank है, the new information into his existing schema about dog. बच्चे ने क्या करा, बच्चे की स्कीमा में डॉग का एक चित्र बना हुआ है कि डॉग किस प्रकार का जानवर होता है। अब उसके दिमाग में एक कोई नई ब्रीड का डॉग आता है या एक नया कुत्ता आता है जो थोड़ा सा दिखने में अलग है। अब बच्चा अपने पुराने स्कीमा में इसको ऐड कर लेता है। क्या लिखा है, इस मामले में बच्चा कुत्ते के बारे में अपनी मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी डाल रहा है। जब भी मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी डालेगा तो उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जब भी एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। एकोमोडेटिंग या एकोमोडेशन कब बोलते हैं, जब वो अपने पुराने स्कीमा में चेंज करता है। पुराने स्कीमा में चेंज करेगा तो उसे एकोमोडेशन बोलेंगे, और अपने पुराने स्कीमा में कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा तो उसे एसिमिलेशन यानी कि आत्मसात करना कहा जाता है। समायोजन में स्कीमा को चेंज करता है एंड आत्मसातीकरण में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्याजे से बना हुआ क्वेश्चन था। यह है एसिमिलेशन में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, इससे सामंजस्य बैठ जाता है। फिर नई सिचुएशन आती है, नई सिचुएशन में अगर वह सामंजस्य नहीं बैठ पाता तो वह अपने स्कीमा में क्या करता है, परिवर्तन करता है, जिसे एकोमोडेशन कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, द इफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स द मैनर इन विच वी डील्स द थिंग्स। भावात्मक क्षेत्र में वह तरीका शामिल है जिसमें हम चीज़ों से निपटते हैं। अफेक्टिव डोमेन में हम किस प्रकार की चीज़ों से निपटेंगे, स्पिरिचुअली, एनालिटिकली, इमोशनली या साइकोलॉजिकली। हमें पता है अफेक्टिव डोमेन पूरी तरीके से हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। भावात्मक क्षेत्र में हम भावनात्मक रूप से चीज़ों से निपटते हैं, यानी इमोशनली हम चीज़ों से निपटते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। ठीक है, संज्ञानात्मक डोमेन में और कौशलों का विकास होता है। तो संज्ञानात्मक डोमेन हमेशा हमारे दिमाग से जुड़ा है, हमारे दिमाग से जुड़ा है, तो इसमें ड्राइंग का कोई काम ही नहीं है, ना ही इसमें डांस का कोई काम है। तो ये हमारे नॉलेज से जुड़ा हुआ है। नॉलेज के साथ किस चीज़ से जुड़ा रहेगा, नॉलेज के साथ हमारे इंटेलेक्चुअल से जुड़ा रहेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच डोमेन द हायरार्की रेंज फ्रॉम रिफ्लेक्सेस एंड बेसिक मूवमेंट्स टू नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशंस एंड मीनिंगफुल एक्सप्रेसिव एक्टिविटी। ठीक है, बहुत खतरनाक वर्ड्स इसमें यूज कर दिए और अलग अलग तरीके से, मतलब बीच में जबरदस्ती घुसा घुसा के शब्दों का प्रयोग करा है, तो समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एक रिफ्लेक्सेस वर्ड देख रखा है, बेसिक मूवमेंट्स वर्ड दिया है और एक्सप्रेसिव एक्टिविटी दे रही है, यानी कि हाथ पैरों से संबंधित किसी भी प्रकार की जो मोटर एक्टिविटी है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ये किस में आएगा, आपके अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में तो हमारे इमोशंस आते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। साइकोमोटर डोमेन, इसका आंसर हो जाएगा। सिंथेसिस, ये अलग तरह की प्रोसेस है, यानी 4 ऑप्शन बनाने के लिए सिंथेसिस ऐड करा है। कॉग्निटिव हमारे ज्ञान, हमारे इंटेलेक्चुअल से जुड़ा हुआ होता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइकोमोटर यानी मनोगत्यात्मक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिस रेफर्स टू द लर्नर्स एक्टिव अटेंशन टू द स्टिमुलाई एंड हिज हर मोटिवेशन टू लर्न। ये शिक्षार्थियों की उत्तेजनाओं पर सक्रिय ध्यान और सीखने की उनकी प्रेरणा को संदर्भित करता है। कौन सी चीज़ जो हमें, जिससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चे एक्टिव अटेंशन है उनकी, यानी कि सक्रिय रूप से क्लास में बैठे हुए हैं, उनका ध्यान क्लास में ही है, एंड स्टिमुलाई एंड हिज हर ओन मोटिवेशन टू लर्न, सीखने की उनकी अभिप्रेरणा को जो संदर्भित, उनकी उत्तेजनाओं पर सक्रिय ध्यान और सीखने की उनकी प्रेरणाओं को संदर्भित करता है। देखिए बच्चे एक्टिव हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होंगे, वेल्डिंग हो रही होगी, रिस्पॉन्डिंग या रिसीविंग,
बिल्कुल ठीक बात। जब वो रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, प्रतिक्रिया कर रहे होंगे, आपने किसी प्रकार का प्रश्न पूछा, वहाँ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आती है, तब हमें लगेगा कि हाँ, बच्चों के अंदर जो भी स्टिमुलाई है, यानी जो भी चीज़ है उसके प्रति एक्टिव अटेंशन है। स्टिमुलाई का मतलब यहाँ पर हो गया टीचर्स जो भी कह रहा है, ठीक है, जो भी बात टीचर्स कह रहा है, जो भी क्वेश्चन कर रहा है, वह स्टिमुलाई हो जाएगी। उसके ऊपर बच्चों की एक्टिव अटेंशन है, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता हमें उनकी रिस्पॉन्डिंग एक्टिविटी को देखकर पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इफ द स्कूल एटमोस्फेयर इज इट एडवर्सली अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस। यदि स्कूल का माहौल है तो यह सीखने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। कैसा है? पॉजिटिव है, हारमोनियस है, डिसिप्लिन्ड है या अनकंडीसिव है, या प्रतिकूल, अनुशासित, सामंजस्यपूर्ण या सकारात्मक। सकारात्मक है, बहुत अच्छी बात है। सामंजस्यपूर्ण है, ये भी अच्छी बात है। अनुशासित है, ये भी ठीक है। प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, केडा एट दिस स्टेज अंडरस्टैंड that if you break a candy into smaller pieces it will be the same amount as when the candy was whole. Identify the stage. यह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे को यह समझ में आता है यदि आप कैंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो यह उतनी ही मात्रा में होगी जितनी ये तब थी जब कैंडी पूरी थी। अवस्था की पहचान करें, यह कौन सी अवस्था होगी? देखिए, हमने पियाजे की जो थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में एक हम कंजर्वेशन समझते हैं, एक हम ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं, एक हम सीरियसन समझते हैं कि बच्चा इन सबको समझना सीख जाता है। ठीक है, जैसे कि यदि ये चीज़ें हैं, ये गेंदें इस तरह से रखी है, मान लो ये बॉल्स हैं, ये इस तरह से रखी हुई है या फिर इस तरह से रखी हुई है, इनका मतलब एक ही है। ठीक है, ये हम मान लो एक चॉकलेट है, इस पीस में है या फिर इसको छोटे छोटे पीस में कर देते हैं, इसकी क्वांटिटी सेम ही है। चीज़ बड़े बर्तन में रखो और इतना ही पानी इतने बर्तन में डालो तो पानी कम ज़्यादा नहीं हुआ, पानी सेम मात्रा में ही था। ये सारी चीज़ें बच्चे के अंदर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी ठोस परिचालन अवस्था में आ जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष तक की होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच पीरियड इज अ टाइम ऑफ सडन डाइवर्स कन्फ्यूजिंग फाइटनिंग एंड मूड स्विंग्स। कौन सी अवधि अचानक विविध, भ्रामक, भयावह मनोदशा परिवर्तनों का समय है? तो वह कौन सी अवधि है? वह है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था में सडन डाइवर्स होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा, रैपिडली मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 15 रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, पीयर प्रेशर इज अ टाइप ऑफ विच फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग। सहकर्मी दबाव किस कारक का प्रकार है जो सीखने को प्रभावित करता है? देखिए, हमारा जो दोस्त वगैरह हैं, जो हमारे पीयर ग्रुप है, जो हमारे सहकर्मी हैं, वे कहाँ होंगे? हमारे सोशल एनवायरनमेंट में ही होंगे। तो यह एक सामाजिक कारक है। कल्चर का इसमें कोई फैक्टर नहीं है। इमोशनली हमें डिस्टर्ब ये कर सकते हैं, लेकिन ये फैक्टर किस प्रकार के हैं? ये फैक्टर तो आपके सोशली हैं। पर्सनल फैक्टर कुछ नहीं। पर्सनल फैक्टर तब होता है जब हम खुद ही खुद को परेशान कर रहे होते किसी कारण से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, चिल्ड्रन इन अ डेमोक्रेटिक कल्चर टेंड्स टू एक्वायर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। दिस स्टेटमेंट्स क्लैरिफाइज द रोल ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। लोकतांत्रिक संस्कृति में बच्चे लोकतांत्रिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को अपनाते हैं। ये कथन सीखने को प्रभावित करने वाले कारक की भूमिका निभा रहा है। किस कारक को? मतलब किस चीज़ का यहाँ पे रोल है? इमोशंस का रोल है, एनवायरनमेंट का रोल है, साइकोलॉजिकल रोल है या फिर कल्चरल रोल है? देखिए, एक कल्चर है जो बच्चों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज वगैरह सिखा रहा है, इस प्रकार एक विशेष प्रकार का एटीट्यूड सिखा रहा है। तो यहाँ पर जो कल्चर है, जो वहाँ की सामाजिक जो सांस्कृतिक है, यह सीखने को प्रभावित करने वाला महन कारक रहेगा, क्योंकि वहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि सब पॉजिटिव एटीट्यूड से रहते हैं, सभी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपनाए हुए हैं। तो वे वहाँ के कल्चर का उस पर प्रभाव है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, लोयल्टी एंड नाइबरहुड लोकेलिटी एंड नाइबरहुड कम्स अंडर विच फैक्टर दैट अफेक्ट लर्निंग। स्थानीयता और पड़ोस सीखने के प्रभावित करने वाले किस कारक के अंतर्गत आते हैं? इमोशनल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल या फिर सोशल?
तो हमें पता है ये हमारे सोशल कारक हैं, यानी सामाजिक कारक हैं। जो हमारे आसपास की जितना भी वातावरण है वो सारा हमारे समाज और कल्चर के अंदर आता है। इन दोनों में से अगर किसी एक को चूज करना पड़े तो आप वहाँ पे सोशल को चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है विच अमोंग द फॉलोइंग Which among the following is not a socio-cultural factor affecting learning process? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला सामाजिक सांस्कृतिक कारक नहीं है? जेंडर, हैंडराइटिंग, लैंग्वेज या इनकम लेवल, लिंग, लिखावट, भाषा या आय का स्तर। देखिए आपका क्या जेंडर है, ये सोशियो कल्चर फैक्टर हो सकता है आपके सीखने का। जैसे कि कोई चीज़ है जो लड़के जल्दी सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है, और लड़कियों को इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तब वह उस प्रकार की चीज़ें नहीं सीख पाती। हैंड राइटिंग किसी प्रकार का सोशियो कल्चरल फैक्टर नहीं है। आपकी भाषा बिल्कुल आपके आसपास के वातावरण पर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार की भाषा बोलते हैं। आपकी इनकम का लेवल क्या होगा, यह भी आपके आसपास के वातावरण पर काफ़ी हद तक निर्भर कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का आपकी लर्निंग मतलब सोशियो कल्चर फैक्टर नहीं है आपकी लर्निंग प्रोसेस का, ठीक है, ये आपका पर्सनल फैक्टर हो जाएगा। यहाँ पे पर्सनल फैक्टर काम करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द चाइल्ड एक्वायर्स द स्किल ऑफ यूजिंग सिंबल्स लैंग्वेज एट विच स्टेज? बच्चे प्रतीकों भाषाओं का उपयोग करने के कौशल किस अवस्था में प्राप्त करता है? तो बच्चा ये सब चीज़ें प्राप्त कर लेता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। पूर्व परिचालन अवस्था में बच्चा भाषा और सिंबल्स को यूज करने की स्किल को प्राप्त कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ लिंग्विस्टिक डिफरेंस इन अवर कंट्री? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में भाषाई मतभेदों का कारण नहीं है? इकोनॉमिकल कोसेस यानी आर्थिक कारण, इससे तो हमारे देश में भाषा में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। जो कंपनी इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलपमेंट है वहाँ की भाषा, और जो इकोनॉमिकली कम डेवलपमेंट है वहाँ की भाषा में हमें बिल्कुल ही अंतर देखने के लिए मिलेगा। ये भी चीज़ भी सिटी टू सिटी वेरी करती है। ज्योग्राफिकल कोसेस, भाई ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक स्थिति क्या है। अगर हम एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र जाते हैं, नॉर्थ से साउथ जाते हैं या ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, तो हमें भाषा में काफ़ी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। पॉलिटिकल कोसेस, जो हमारी राजनीतिक कारण है, वे भी भाषाई मतभेदों का कारण होती हैं। मोरल कोसेस कभी भाषाई मतभेदों का कारण नहीं होते, क्योंकि हमारी जो नैतिकता है वो नैतिकता कभी हमें किसी भाषा का विद्रोह करना नहीं सिखाती है, वह सभी को एक्सेप्ट करना सिखाती है। और हर भाषा में अच्छे को अच्छा ही कहा जाता है, बुरे को बुरा ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी? निम्नलिखित में से कौन विविधता के महत्व के अंतर्गत नहीं आता है? फर्स्ट है इट हेल्प्स पीपल टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल सही बात है, ये लोगों को अपने अनुभव साझा करने में मदद करता है। इट क्रिएट्स इमोशनल डिसहार्मोनी अमॉन्ग पीपल, ये गलत है, ये लोगों के बीच में भावनात्मक असमंजस्य पैदा करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। इट हेल्प्स टू एम्फेसाइज पीपल्स, ये बिल्कुल ठीक है। एम्पैथाइज करता है पीपल्स के बीच सहानुभूति बढ़ाता है। इट फोस्टर द फीलिंग्स ऑफ यूनिटी, ये भी सही है, ये एकता की भावना को बढ़ावा देता है। विविधता कभी भी असमंजस्य का भाव पैदा नहीं करता, ये डाइवर्सिटी जितनी होती है वह हमारे लिए एक सोर्स का काम करती है, एक पॉजिटिविटी लेकर आती है। PIED स्टैंड्स फॉर, PIED का क्या मतलब होता है याद रखिएगा, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। एक मिनट रुकिएगा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? पहली बार ये कैमरे वाला मतलब काफ़ी टाइम बाद कैमरे वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं। शायद 2 साल पहले कभी इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करता था जिसमें साइड में मेरा चेहरा दिखता था, तो सोचा है कि दोबारा से इस तरह से वीडियोज़ लेकर लाऊं, तो थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, मुझे उनको देखते हुए चलना पड़ रहा है। इसलिए आप वीडियो को 1.5x में करके देखिएगा, आपको चीज़ें आसानी से समझ में भी आएंगी और वीडियो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, आपका टाइम भी बचेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कंपोनेंट ऑफ करिकुलम? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का मुख्य घटक नहीं है? लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये पाठ्यक्रम का मुख्य घटक होता है। कंटेंट भी मुख्य घटक होता है और ऑब्जेक्टिव्स भी मुख्य घटक होता है। रिसर्च पाठ्यक्रम का एक हिस्सा नहीं होता। उद्देश्य, विषय वस्तु और सीखने का अनुभव, ये 3 मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे
के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा रखा है कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम, सीखने के अनुभव, जो भी विषय वस्तु है। कंटेंट की जगह आपका सब्जेक्ट मैटर भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव्स की जगह लर्निंग आउटकम्स भी लिखा हुआ आ सकता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स की जगह लर्निंग आउटकम्स भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इट रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ असिस्ट और सर्विस functions from public to private ownership or control and the opening of the closed areas to private sectors only। इसका तात्पर्य परिसंपत्ति या सेवाओं को सार्वजनिक से निजी स्वामित्व या नियंत्रण में हस्तांतरित करना और बंद क्षेत्रों में केवल निजी क्षेत्र के लिए ही खोलना, यानी कि जो भी क्षेत्र है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ही खोला गया है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, यानी कि निजीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है अ चाइल्ड हु कैन अंडरस्टैंड मल्टीपल लैंग्वेजेस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। एक बच्चा जो कई भाषाओं को समझ सकता है वह सीखने को प्रभावित करने वाले कारक के महत्व को दर्शाता है। सीखने के प्रभावित करने वाले किस कारक के महत्व को दर्शाएगा जो कई भाषा सीख सकता है? सोशियो कल्चरल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एज फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर। कई भाषा सीख सकता है वह सोशियो कल्चर फैक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, वह बताएगा कि कई भाषाएं सीखना आपको हर प्रकार के समाज में, हर प्रकार के कल्चर में ढाल सकता है, यानी ये वाला चीज़ उससे बढ़ती है। ठीक है, वह अलग अलग संस्कृतियों को, अलग अलग कल्चर को आसानी से समझ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द ट्रेडिशनल करिकुलम वाज सेंटर्ड अराउंड whom एंड हु प्रिडोमिनेट इन इट। Question number 26. A child who can understand multiple languages shows the importance of which factor influencing learning। एक बच्चा जो कई भाषाओं को समझ सकता है वह सीखने को प्रभावित करने वाले कारक के महत्व को दर्शाता है। वह सीखने को प्रभावित करने वाले सोशियो कल्चर फैक्टर को दर्शाएगा क्योंकि उसके समाज में इस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ है कि वह कई भाषाओं को सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26। A child who can understand multiple languages shows the importance of which factor influencing learning। एक बच्चा जो कई भाषाओं को समझ सकता है वह सीखने को प्रभावित करने वाले कारक के महत्व को दर्शाता है। वह सीखने को प्रभावित करने वाले सोशियो कल्चर फैक्टर को दर्शाएगा क्योंकि उसके समाज में इस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ है कि वह कई भाषाओं को सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है द ट्रेडिशनल करिकुलम वाज सेंटर्ड अराउंड whom एंड हु प्रोडोमिनेट्स इन इट। पारंपरिक पाठ्यक्रम किसके इर्द गिर्द केंद्रित था और इसमें कौन प्रमुख है? तो जो पारंपरिक जो आपका करिकुलम था या जो भी आपकी टीचिंग मेथड थी वो सब्जेक्ट सेंटर्ड चलती थी, यानी विषय केंद्रित चलती थी और उसमें सेंटर में कौन होता था? टीचर सेंटर में होता था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड लर्निंग इन वेज। सामाजिक सांस्कृतिक कारक एक बच्चे की शिक्षा को तरीकों से प्रभावित कर सकता है। ओनली पॉजिटिव वे, केवल सकारात्मक तरीके से। पॉजिटिव वे, सकारात्मक तरीके। बोथ वेज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बोथ वेज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। दोनों तरीके, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, या नकारात्मक तरीके से। किस तरह से प्रभावित करेगा? देखिए किसी भी जगह का जो सोशियो कल्चर फैक्टर होता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक जो है वह पॉजिटिवली भी इफेक्ट कर सकता है और नेगेटिवली भी प्रभावित कर सकता है। दोनों ही प्रकार से प्रभावित कर सकता है। यदि वहाँ के समाज सांस्कृतिक वातावरण अच्छा है तो वह सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और वातावरण बेकार है तो वह नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। कोई बच्चा ऐसे परिवार में पैदा हो गया यहाँ पर सब लोग मजदूरी ही करते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि वह भी मजदूरी ही करेगा, तो ये नेगेटिव तरीके से उसके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण ने उसको प्रभावित करा। कोई ऐसा व्यक्ति है जहाँ पर बचपन से पीढ़ी दर पीढ़ी सारे ही शिक्षित लोग होते हैं और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं तो वह उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन।
इंक्लूसिव एजुकेशन की जो शिक्षा है उसके महत्व के बारे में गलत कथन को हमें चूज करना है। इट मेक डिफरेंसेस मोर डिफरेंट, ये मतभेदों को और अधिक भिन्न बनाता है, ये तो गलत है, ये भिन्न नहीं बनाता है। इट सपोर्ट सिविल राइट्स, बिल्कुल ठीक है, ये नागरिकों के अधिकारों का समर्थन करता है। इट एमेलियोरेट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये भी ठीक है, ये सीखने के अनुभवों को बेहतर बनाता है। इट्स इंक्यूबेट्स द फीलिंग्स ऑफ एक्सपेक्टेंसेस, ये भी ठीक है, ये स्वीकृति की भावना को बढ़ाता है। ये कभी भी भिन्नता को बढ़ावा नहीं देता, यानी कि मतभेदों को बढ़ावा नहीं देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, हु गेव द फॉलोइंग डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम की ये परिभाषा किसने दी, कौन सी परिभाषा। करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द ह्यूमन रेस। पाठ्यक्रम की यह परिभाषा किसने दी है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के ज्ञान और अनुभव के समग्र सार के रूप में माना जाना चाहिए। तो ऑफिशियल आंसर कई के अनुसार फ्रोवेल इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यह परिभाषा फ्रोवेल के द्वारा दी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, करिकुलम डेवलपमेंट डज नॉट इंक्लूड, पाठ्यक्रम विकास में क्या शामिल नहीं है। सिलेक्टिंग द कंटेंट, सिलेक्टिंग द कंटेंट अभी हमने पढ़ा था कि करिकुलम में कंटेंट शामिल होता है। इवेल्युएटिंग द लर्निंग आउटकम्स, ये भी शामिल है, हमने देखा था कि वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसकी जगह लर्निंग आउटकम्स भी आ सकता है। ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये भी शामिल है, सीखने के अनुभव भी शामिल होते हैं इसमें। राइटिंग रिसर्च पेपर्स, रिसर्च पेपर ही वहाँ पे हमने गलत करा था, यानी रिसर्च जो ऑप्शन था वह गलत करा था, तो रिसर्च इसके अंदर शामिल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा, हमसे डज नॉट पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। प्रियंका इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स विल सी शो। प्रियंका डिसलेक्सिया से पीड़ित है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसमें दिखाई देगी। डिसलेक्सिया वाले को पढ़ने में दिक्कत आती है। अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, ये तो ADHD वाला होता है। लेक ऑफ मोटर डिसेबिलिटी, ये अलग प्रकार की डिसेबिलिटी है। एबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, इनएबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, धारा प्रवाह पढ़ने में असमर्थता। डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये भी इस प्रकार में नहीं होती। तो डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति को पढ़ने में समस्या होगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। द एक्ट ऑफ इंश्योरिंग दैट ऑल चिल्ड्रंस डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस रिसीव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द सेम क्लासरूम एज अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, यह सुनिश्चित करने का कार्य कि सभी बच्चों को उनके मतभेदों के बावजूद उनकी उम्र के अन्य बच्चों के समान कक्षा का हिस्सा बनने का अवसर मिले। ये चीज़ें कौन बताता है, ये चीज़ें इस तरह की बात करते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन में, यानी समावेशी शिक्षा में, कि सभी बच्चों को समान अवसर सीखने का मिले, चाहे वे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, डिसएडवांटेज बच्चा हो, डिसेबल्ड बच्चा हो, या फिर पिछड़ी जाति पिछड़े वर्ग से आया हुआ बच्चा हो, किसी प्रकार का हो। द वर्ड करिकुलम हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड करियर विच मीन्स क्यूरियर, जो भी है इसका मतलब होता है रेस कोर्स, यानी कि दौड़ का मैदान, हिंदी में दौड़ का मैदान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन द कंडीशन ऑफ बीइंग अरेंज्ड इन सोशल स्ट्रेटा और क्लासेस विद इन अ ग्रुप, एक समूह के भीतर सामाजिक स्तर या वर्गों में व्यवस्थित होने की स्थिति क्या है। सोशल बिलोंगिंगनेस, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल इक्विलिब्रियम, या फिर सोशल क्लासिफिकेशन। तो एक ही समूह के भीतर सामाजिक स्तर या वर्ग जिस तरह से व्यवस्थित होते हैं उसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, सामाजिक स्तरीकरण, जिसमें स्तर बने हुए होते हैं कि किस किस स्तर पर लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इन द कॉम्प्रिहेंसिव एंड integrated flagship program of the government of India to attend the universal elementary education in the country in a mission mode। तो UEE को लागू करने के लिए किसके साथ या कौन सा प्रोग्राम चलाया, कुल मिलाकर ये बात है। तो इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान नाम का एक प्रोग्राम चलाया गया था, क्या प्राप्त करने के लिए, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे टू स्टॉप जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है। बाय सीजिंग द चाइल्ड मैरिज, ये बिल्कुल ठीक है, बाल विवाह को रोककर।
तो हम जेंडर इनइक्वलिटी को क्लियर कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। बाय क्रिएटिंग इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी, ये भी ठीक है, समान रोजगार अवसर पैदा करके भी हम जेंडर इक्वलिटी को बढ़ा सकते हैं। बाय प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स, ये भी सही है, मानव अधिकारी को बढ़ावा देकर भी हम जेंडर इनइक्वलिटी को कम कर सकते हैं। बाय सेटिंग डिफरेंट जेंडर रोल्स एंड ड्यूटीज़, ये गलत है, हम अलग अलग लिंग भूमिकाएं और कर्तव्यों को कभी निर्धारित नहीं करते, हम समान ड्यूटी हर जेंडर के लिए और समान रूल ही निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही अच्छा तरीका नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम, पहचाने के निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है। क्लास करिकुलम किसी प्रकार का करिकुलम नहीं होता, एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है, हिडन करिकुलम होता है एंड एक्सक्लूडेड करिकुलम होता है। ये तीनों करिकुलम के प्रकार हैं, जबकि कक्षा पाठ्यक्रम करिकुलम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, आ ब्लैंक इज डिफाइंड एज अ सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बाय टेक्नोलॉजिकल innovation and increasing human interconnections and globalization. It brings about changes such as increased life expectancies, literacy, and gender equality, bringing a natural equilibrium को तकनीकी नवाचार और बढ़ते अंतर संबंध और वैश्वीकरण की विशेषता वाली सेटिंग के रूप में परिभाषित किया जाता गया है। यह जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, लैंगिक समानता की वृद्धि जैसे परिवर्तन लाता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन स्थापित होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, क्योंकि हमारी जो आज की सोसाइटी है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ा रही है, ह्यूमन इंटरकनेक्शन बढ़ रहा है, इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, इससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज बढ़ रही है, यानी जीवन की जीने की आशा जो है वो बढ़ रही है, लिटरेसी बढ़ रही है, जेंडर इक्वलिटी की बात चल रही है। तो हमारे आज के समाज में यानी समकालीन समाज में ये सब हो रहा है, तो ये समकालीन समाज के बारे में ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच अमोंगस्ट द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, 6 साल से छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए जो आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट है वो कौन से आर्टिकल में है? तो वह आर्टिकल 45 में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, विनोद इज टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ प्राइमरी स्कूल, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लेसन प्लान। विनोद एक प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ा रहे हैं, उनकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू चुनें। फर्स्ट ऑप्शन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं टू चिल्ड्रन टू अलाउ कंस्ट्रक्शंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स थ्रू इंडक्टिव मेथड, बिल्कुल ठीक है। बच्चों को आगमनात्मक विधि के माध्यम से अवधारणाओं के निर्माण की समझ प्रदान करना। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट बुक, सिर्फ टेक्स्ट बुक का सीक्वेंस पालन करने से कुछ नहीं होगा। राइटिंग एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर फर्दर रेफरेंसेस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेखन का काम हो रहा है। गिविंग चिल्ड्रन एक्स्ट्रा होमवर्क तो देना ही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द यूज ऑफ ICT इन एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में ICT के उपयोग के अंतर्गत नहीं आता? फर्स्ट है, इट मेक टीचिंग लर्निंग मोनोक्रोमेटिक, ये तो गलत है, ये शिक्षण अधिगम को एक रूप नहीं बनाता, ये तो इसको बहुरूप बनाता है, यानी कि जो एक रूपता है उस एक रूपता को तोड़ देता है। इट हेल्प्स टीचर्स टू टीच क्रिएटिवली, ये बात बिल्कुल ठीक है कि रचनात्मक रूप से पढ़ाने में मदद करता है। इट शिफ्ट द आउटलुक ऑफ द लर्नर फ्रॉम हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क, ये भी सही है, ये कड़ी मेहनत को स्मार्ट काम की ओर स्थानांतरित करता है। हम ICT की मदद से काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये जो PPT है, इस PPT को बनाने में एक समय यानी कि 2 साल पहले अगर मैं इस PPT को बनाता तो मेरे को इसको बनाने में कम से कम 2 दिन का समय लगता, क्योंकि 100 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चंस को लिखना, बाइलिंगुअल करना, करेक्ट आंसर को चूज करना, तो 2 से 3 दिन का समय मेरा लगता। आज ये पूरा काम मैं 1 से 2 घंटे में ही कर लेता हूँ। 1 आवर मेरे लिए इनफ है ये पूरी PPT प्रिपेयर करने में, और 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है कि इसके आंसर्स चेक करने में कि करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए और इसको ट्रांसलेट करने में। तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस की PPT कंप्लीट हो जाती है मेरी, और आने वाला समय और अच्छा रहेगा तो ये 2 घंटे 15-20 मिनट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो 2 साल बाद मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2 साल पहले मैं 2 घंटे में ये PPT बना पाता था, जो आज मैं 10 मिनट या 15 मिनट में ही बना लेता हूँ, और कुछ समय पहले इसी को बनाने में मुझे 2
घंटे का समय भी लगता था। ये स्मार्ट वर्क की तरफ आपको कन्वर्ट करती है। इट एक्सपेक्टाइड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस, ये भी ठीक है। ये संसाधनों के साझीकरण में तेजी लाता है। जैसे कि मेरे पास कोई अच्छा कंटेंट है, मैं उसको दूसरे को शेयर कर दूंगा तो वह भी उस कंटेंट को कंज्यूम कर पाएगा। तो पहला ही गलत था, हमें डज नॉट बताना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ICT स्टैंड्स फॉर एंड अ बाइट कंसिस्ट बिट। कितने बाइट में एक बिट होता है? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 8 तो आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, ICT प्रमोट्स एंड स्किल्स। ICT और कौशलों को बढ़ावा देता है। कुकिंग एंड गार्डनिंग स्किल्स, कुकिंग गार्डनिंग तो बढ़ेगा नहीं। राइटिंग एंड स्पीकिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग भी नहीं बढ़ेगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल, ये बिल्कुल सही है। डिबेटिंग एंड एक्सटेम्पोरल स्किल, ये भी कोई खास नहीं है, ये तो भाषा के विकास से बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहता है। ICT से उच्च क्रम की सोच और तर्क कौशल का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, बेबलिंग स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इन अ बेबी इन बिटवीन। बेबलिंग की जो स्टेज है वह यानी बड़बड़ाना किस चरण में होता है? तो वह होता है 6 से 8 वर्ष की 8 महीने की आयु में, वर्ष नहीं महीने, 6 to 8 मंथ में बेबलिंग शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण अनुवाद विधि के गुणों के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन है एम्फेसाइज ऑन द मदर टंग एंड एनहेंस द टारगेट लैंग्वेज रिमेन्स इग्नोर्ड। इसमें टारगेट लैंग्वेज इग्नोर नहीं होती, मातृभाषा पर जोर तो दिया जाता है लेकिन मातृभाषा के माध्यम से टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है। जैसे मैं आपको अगर ये सेंटेंस समझाऊंगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से, तो मैं आपको यहाँ पर एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा कि बिच यानी क्या होता है, फॉलोइंग यानी क्या होता है, कम यानी क्या होता है, अंडर यानी क्या, और इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मदर टंग के साथ साथ टारगेट लैंग्वेज को सिखाया जाता है, और यहाँ पे ये लिखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कि टारगेट लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया जाता है। इग्नोर नहीं किया जाता, मदर लैंग्वेज के साथ टारगेट लैंग्वेज को सिखाया जाता है। इट relinquishes द कॉन्फिडेंस फ्रॉम लर्नर। ये शिक्षार्थियों के आत्मविश्वास को खत्म नहीं करेगा यार, आत्मविश्वास को तो थोड़ा बहुत तो बढ़ाएगा। कोई सी मेथड हो, सीखने की जितनी भी मेथड्स हैं सारी मेथड अच्छी हैं, बस इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ सिखा रहे हैं और किस एज के बच्चे को सिखा रहे हैं। ठीक है, कोई मेथड बुरी नहीं होती, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चों के विश्वास को खत्म कर, आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। द मेथड फोकसेस ओनली रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, गलत है। ये रीडिंग राइटिंग के साथ साथ कुछ हमें बोलचाल के शब्द भी सिखाई देती है, हमारी कॉम्प्रिहेंशन पावर भी बढ़ती है, यानी लिसनिंग तो रही गया ना इसमें, लिसनिंग भी तो होगा इसमें। रेंडिशंस ऑफ न्यू वर्ड्स इन दिस मेथड्स प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिबल अंडरस्टैंडिंग टू द लर्नर। इस पद्धति में नए शब्दों का अनुवाद, देखो यहाँ पर अनुवाद वर्ड ने इस ऑप्शन को करेक्ट बता दिया कि बच्चे नए नए शब्दों के अनुवाद से शिक्षार्थियों को समझने योग्य समझ प्रदान करता है। बच्चा नए नए वर्ड्स के मीनिंग सीखता है तो वह सेंटेंस को समझना शुरू कर देता है, उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है वो बढ़ जाती है, या कॉम्प्रिहेंशन करने की एबिलिटी यहाँ पर डेवलप होती है। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को चुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, OBPTA मॉडल्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्लानिंग टीचिंग एंड असेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, टू इनहेंस द लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल्स टू 2 to 3 years चिल्ड्रंस द पेरेंट्स शुड नॉट। 2 से 3 साल के बच्चों में भाषा अधिग्रहण कौशल को बढ़ाने के लिए माता पिता को ये नहीं करना चाहिए। माता पिता को क्या नहीं करना चाहिए? इनकरेज द चाइल्ड टू यूज न्यू वर्ड्स, ये काम तो करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए नए शब्दों का प्रयोग करने के लिए। आस्क द चाइल्ड यस और नो क्वेश्चंस, ये भी ठीक है भाई, हाँ या ना के सही सवाल जवाब पूछो। चेस्टाइज द चाइल्ड, बच्चों को डांटना नहीं है। टॉक टू देम, बच्चों से बात करना है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या नहीं करेंगे हम, बच्चों को डांटेंगे नहीं। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, वन वर्ड स्टेज इन लैंग्वेज एक्विजिशन इज नोन एज। भाषा अधिग्रहण में एक शब्द चरण को किस रूप में जाना जाता है? एक शब्द चरण को होलोफ्रास्टिक चरण के नाम से जाना जाता है, NIOS में ये वाला टर्म दिया गया है। एंड टेलोग्राफिक स्पेस इसको टू वर्ड स्टेज बोला जाता है। ठीक है,
वन वर्ड स्टेज मतलब क्या होता है, बच्चा एक शब्द बोलता है, बच्चा सिर्फ खाना बोलेगा, उसको ये नहीं बोलेगा कि मुझे खाना दे दो, वो बस इतना बोलेगा खाना। पानी के लिए क्या बोलेगा, सिर्फ मम बोलेगा या सिर्फ पानी बोलेगा, इसका मतलब आप समझ जाओ कि उसे पानी चाहिए। सेकंड वर्ड स्टेज में ये बोलना सीख जाता है खाना दे दो या खाना चाहिए या मम चाहिए, पानी पीना है, प्यास लगी, ये वर्ड बोलना सीख जाता है टेलीग्राफिक स्टेज में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, होलोफ्रास्टिक चरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा शिक्षण और सीखने के सामान्य उद्देश्यों का सही क्रम पहचानिए। कोई भी भाषा LSRW से सीखी जाती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। पहले सुनो, फिर बोलो, फिर पढ़ो और फिर लिखो। LSRW यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्ड्स टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग अमॉन्ग द चिल्ड्रन। लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बिल्कुल होती है गणित सिखाने से। मेकिंग मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये भी सही है। गणित को बच्चों के वास्तविक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। चिल्ड्रन शुड लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स, ये भी ठीक है, बच्चों को गणित का आनंद लेना सिखाना चाहिए। इनकलकेटिंग अ फीलिंग ऑफ अवर्सेंस टूवर्ड्स मैथमेटिक्स अमंग चिल्ड्रन, ये गलत है। बच्चों में गणित के प्रति अर्घ की भावना हमें पैदा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यही एक इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिक्स सिखाने का। क्वेश्चन नंबर 52 है, द चाइल्ड लर्न हिज लैंग्वेज प्राइमरली फ्रॉम। बच्चा अपनी भाषा सबसे पहले किससे सीखता है। फर्स्ट, पेरेंट्स एंड केयर टेकर से, बिल्कुल सही बात है। माता पिता और देखभालकर्ता से सीखता है। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स सेकेंड नहीं होते हैं। पेरेंट्स कम्युनिटी सेकंड नहीं होती है। स्कूल सेकंड होता है, लेकिन भाषा लैंग्वेज जो होता है पहले, सबसे पहले लैंग्वेज अपने पेरेंट्स और अपने केयर टेकर यानी अपने देखभालकर्ता से सीखता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, A child brought up in a Bihari family where all members of house communicate with each other in Bihari. So the child will automatically grow up learning the same language. Identify that the language learnt by the children within his family environment will be his her. एक बच्चा बिहारी परिवार में पला बड़ा है जहाँ घर के सभी सदस्य एक दूसरे से बिहारी में संवाद करते हैं, इसलिए बच्चा अपने आप ही उस भाषा को सीखकर बड़ा होगा। पहचाने कि बच्चे द्वारा अपने पारिवारिक परिवेश में सीखी गई भाषा उसकी कौन सी भाषा होगी, तो ये उसकी फर्स्ट भाषा होगी, पहली भाषा होगी। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा तो दूर की बात है, बच्चे ने तभी तो बोलना ही सीखा है, तो ये उसकी पहली भाषा होगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54। आइडेंटिफाई द बेस्ट स्ट्रेटजी टू एक्सप्लेन 1/4 इज लेस देन 1/3। 1/4 जो है वो छोटा है किससे, 1/3 से। इसके लिए आप किस मेथड का यूज़ करोगे, यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, यूजिंग नंबर चार्ट, यूजिंग क्लेटोस या यूजिंग एलसीएम मेथड। हम इसके लिए कागज़ की पट्टियों का उपयोग करेंगे, पेपर स्ट्रिप का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एक पेपर स्ट्रिप ये है और दूसरी पेपर स्ट्रिप ये है। ठीक है, चलो ये पेपर स्ट्रिप बड़ी बन गई है, हम दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। एक पेपर स्ट्रिप हमने ये बनाई और दूसरी हमने ये बनाई। ठीक है, एक को हम 3 बार मोड़ेंगे और एक को हम 4 बार फोल्ड करेंगे। एक को 3 बार फोल्ड किया और एक को 4 बार फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा निशान छोटा है, तो हम देखेंगे कि जिसको हमने 4 बार फोल्ड करेंगे उसमें छोटे छोटे खाने बनेंगे, 3 बार फोल्ड करेंगे तो बड़े बड़े खाने बनेंगे। तो जिसमें छोटे छोटे खाने बनेंगे वो हमारी छोटी हो जाएगी, जिसमें बड़े खाने बनेंगे वो हमारी बड़ी हो जाएगी। तो 1/4 छोटा हो जाएगा 1/3 से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, पेपर स्ट्रिप का यूज़ करना बेस्ट तरीका रहेगा। 55 है, चूज द स्टेटमेंट विच बेस्ट डिस्क्राइब्स ICT इन एजुकेशन। कथन का चुनाव करें जो शिक्षा में ICT का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट है, ICT इज अ कॉस्ट एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। ICT एक महंगी तकनीकी है, हाँ है तो सही। ICT मेक्स यंग लर्नर्स लेथार्जिक, ये तो गलत है। यंग लर्नर को हालांकि थोड़ा सा सुस्त तो बनाया है, लेकिन हमारे दिमाग की जो पावर है और जो हमारा स्मार्ट वर्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
आईसीटी मेक्स टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि आईसीटी शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी बनाता है। आईसीटी एक्ट्स अ लाइबिलिटी फॉर क्रिएटिंग डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम एटमॉस्फेयर, आईसीटी कक्षा के वातावरण में विविधता पैदा करने के लिए एक दायित्व के रूप में कार्य करता है। ये भी ठीक ठाक है, लेकिन क्लास में विविधता पैदा थोड़ी करेगा। सीखने के तरीके में विविधता पैदा कर सकता है, क्लास में डाइवर्सिटी लेकर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही बेहतर है। ये इसने हमारे शिक्षण अधिगम को और प्रभावी बना दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग आईसीटी इन एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी थ्रू ऑनलाइन मीडियम ऑफ एजुकेशन, यह तो उद्देश्य होगा कि हम शिक्षा को ऑनलाइन माध्यम से दूसरों तक पहुंचा सकें। टू हाइड ट्रांसपेरेंसी इन एजुकेशन सिस्टम, ये गलत है भाई। आईसीटी से तो ट्रांसपेरेंसी बड़ी है कि कोई सी चीज़ कैसे बनती है, कैसे एजुकेशन सिस्टम कैसे बनता है, आप यही पता कर सकते हो आईसीटी टूल्स के माध्यम से। इट एमेलियोरेट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन रिमोट एरियाज, बिल्कुल ठीक है भाई। जहाँ पे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ आईसीटी के माध्यम से शिक्षा की पहुँच हुई है। टू एलिमेंट द वेस्टेज ऑफ मैनुअल लेबर डन बाय द टीचर्स, ये भी ठीक है कि हमें जो फालतू की मेहनत करना पड़ता था, मान लो टीएलएम बनाने के लिए जो मेहनत करना पड़ता था वो अब हमें नहीं करना पड़ता, आईसीटी टूल्स के माध्यम से भाई इजी हो गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। लैंग्वेज डिले इन अ चाइल्ड कैन नॉट रिजल्ट फ्रॉम, किसी बच्चे में भाषा संबंधी देरी का कारण नहीं हो सकता, क्या कारण नहीं होगा। ऑटिज्म, ऑटिज्म कारण हो सकता है भाई, हो सकता है बच्चे के अंदर समस्या हो पहले से ही। अगला है हेयरिंग इम्पेयरमेंट, बच्चे को अगर सुनने में ही दिक्कत है तो वह तो बोलना सीखेगा देर से। मेंटल रिटार्डेशन, यानी बच्चा अगर मानसिक रूप से मंद है तो ही वह देर से बोलना सीखेगा। हेरिडेटरी डिसीज, वंशानुगत रोग, ये कोई कारण नहीं होता। वंशानुगत रोग, कुछ बीमारियां बच्चे के अंदर हो सकती हैं जो वंशानुगत हो सकती हैं, जैसे डिसलेक्सिया वगैरह है, ये भी वंशानुगत हो जाता है। और भी कई बीमारी हैं जैसे शुगर वगैरह जो होते हैं वो भी वंशानुगत हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी भी कई बार वंशानुगत आ जाती हैं। लेकिन हेरिडिटी डिसीज़ भी हो सकती है कि सभी उनकी पीढ़ी में ही कोई देर से भाषा सीख रहा हो तो वह भी देर से सीख सकता है। बट यहाँ पे हम पहले तीन ऑप्शन तो किसी भी प्रकार से हम नहीं चूज कर सकते थे, क्योंकि पहले तीन तो कारण है ही भाषा नहीं सीखने के, भाषा देर होने के। तो हमें ऑप्शन नंबर डी ही लग रहा है कि यही है कि कम कारण रहेगा भाषा सीखने का। तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे करेक्ट आंसर के रूप में। 58 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम भाषा की विशेषता नहीं है। इट कैन बी टॉट इन फॉर्मल टीचिंग सिचुएशन ओनली, इसे केवल औपचारिक शिक्षण स्थिति में ही पढ़ाया जा सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर ग्रामर रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, इसके लिए व्याकरण नियमों और निर्देशनों की आवश्यकता नहीं होती। इट मेन फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन, इसका मुख्य ध्यान संचार पर होता है। इट इज इंस्टिंक्ट एंड अ नेचुरल प्रोसेस, ये सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ये दो और ये तीन, ये तीनों ही सही हैं। ये एक सहज प्रक्रिया है, इसका यूज कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, इसमें कोई व्याकरण रूल नहीं होते। पहली भाषा जो है वह स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, स्कूल में दूसरी भाषा सीखी जाती है। हम पहली भाषा घर से ही एक्वायर करके जाते हैं और सेकंड लैंग्वेज को स्कूल में जाके लर्न करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 और सॉरी 59। द यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग एंड टेस्टिंग डज नॉट इंक्लूड, उद्देश्य आधारित शिक्षण और परीक्षण के उपयोग में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है। एश्योर्ड असिस्टमेंट वैलिडिटी, उचित मूल्यांकन वैधता, क्लियर करिकुलम डेफिनेशन, स्पष्ट पाठ्यक्रम परिभाषा, एम्बिग्यूटी ओवर सिलेबस, पाठ्यक्रम पर अस्पष्टता, अपेरेंट एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स आउटकम, स्पष्ट अपेक्षित छात्र परिणाम। पाठ्यक्रम पर अस्पष्टता इसमें शामिल नहीं रहेगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। साक्षी इज टीचिंग इन अ स्कूल, पिक आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी विच मेक्स हर डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल टीचर। साक्षी एक स्कूल में पढ़ा रही है, निम्नलिखित गुण चुनें जो उसे पारंपरिक शिक्षक से अलग बनाते हैं। वो कुछ तो अलग कर रही होगी। सी यूज डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग, डिडक्टिव अप्रोच तो सभी टीचर्स यूज करते हैं। पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं फिर उसके पर बेस्ट क्वेश्चंस कराते हैं।
सी प्रमोट चौक एंड टॉक मेथड, चौक एंड टॉक मेथड तो जो पुराने शिक्षक हैं वही प्रयोग करते हैं। सी डज नॉट यूज टीचिंग एड्स वाइल टीचिंग, भाई हम लोग यूज नहीं करते, मतलब पुराने टीचर यूज नहीं करते थे, आज के तो करते हैं। सी इज फेमिलियर विद आईसीटी, बिल्कुल सही, वह आईसीटी से परिचित है, वह आईसीटी से परिचित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह कुछ अलग कर रही है कन्वेंशनल टीचर से, पारंपरिक शिक्षक से कुछ अलग कर रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। चूज द odd one out among the following statement about the needs of drama and art education। शिक्षा में नाटक और कला की आवश्यकता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से बेमेल को चुने, यानी अलग को चुनना है। इट असिस्ट स्टूडेंट टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड वेल ग्रूमेड, बिल्कुल ठीक बात है, ये बच्चों को आत्मविश्वासी बनाता है। अगर बच्चा नाटक में भाग ले रहा है या फिर किसी प्रकार की आर्ट एजुकेशन में भाग ले रहा है तो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ही होगा। इट ब्रिंग्स स्टूडेंट क्लोज टू देयर इन्वायरमेंट, ये भी सही है, ये बच्चे को अपने परिवेश के पास लाता है। हो सकता है बच्चा ड्रामा में कोई अपने इन्वायरमेंट का ही कोई रोल प्ले कर रहा हो या आर्ट में अपने पर्यावरण से संबंधित किसी चीज़ को बना रहा हो। इट मेक स्टूडेंट अलूफ फ्रॉम देयर स्टडीज़, पढ़ाई से अलग करता है, ये कोई ठीक नहीं लग रहा कि पढ़ाई से अलग करता है। ये शिक्षण अधिगम का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बेमेल बता रहा है, ये पढ़ाई के साथ साथ चलता है, पढ़ाई से ये आपको अलग नहीं करता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, भाई जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें हैं वे बाल केंद्रित हैं। सो देट द चिल्ड्रन लर्न, किससे सीख सकें, चिल्ड्रन लर्न सीख सकें थ्योरी प्रैक्टिकल से, रिसर्च और सब्जेक्ट से, एक्सप्लोरिंग नोट लर्निंग से। हाँ एक्सप्लोरिंग, अच्छा यहाँ पे नोट बाय लिखा है, सीखें ना कि, तो बच्चे एक्सप्लोर कर सकें ना कि रटें, ठीक है। चिल्ड्रंस लर्न बाय एक्सप्लोरिंग एंड नोट बाय रोट लर्निंग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, फ्रॉम द गिवन एक्टिविटीज चूज द बेस्ट एक्टिविटी इन विच द चाइल्ड विल बी एबल टू डेवलप हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशियल कॉन्सेप्ट्स। स्पेशियल कॉन्सेप्ट्स मतलब यानी स्थानिक अवधारणाएं, जगह की अवधारणा हो कि कितनी जगह में कौन सी चीज़ आती है, किस प्रकार से हम चीज़ों को कम जगह में या किसी भी डिजाइन को किस जगह में किस तरह से रख सकते हैं, वो आपके स्पेशल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्राइंग मेकिंग अ रंगोली, लोकेटिंग सिटीज ऑन अ मैप, ऑब्जर्विंग द सनराइज टाइम। यहाँ पर अगर मैप बनाने की बात करते तो हम इसको रख लेते, ऑब्जर्विंग सनराइज टाइम ये आपका उस तरह की बुद्धि में चला जाएगा, प्राकृतिक बुद्धि जो होती है, नेचुरलिस्टिक बुद्धि जो होती है उसके अंदर चला जाता है या उस तरह के कॉन्सेप्ट के अंदर चला जाता है। मेकिंग अ रंगोली, ड्राइंग करना, मैपिंग करना, पेंटिंग बनाना, मूर्ति बनाना, ये सारे आपके स्पेशल कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, यानी स्थानिक अवधारणा के अंदर आते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रंगोली का चित्र, रंगोली बनाना या चित्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 64 है, चूज द मोस्ट फेवरेबल स्टेटमेंट अबाउट सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के विषय में सबसे अनुकूल कथन चुने। इट डज नॉट फोकस ऑन होमोजेनिटी, यह एकरूपता पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इट इज नॉट कंसर्न्ड विथ डाइवर्स कंसर्न ऑफ द सोसाइटी, यह समाज की विविध चिंताओं से संबंधित नहीं है। इट प्रमोट्स द फाउंडेशंस ऑफ एन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव माइंडसेट, यह एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानसिकता की नींव को बढ़ाता है। इट इज सब्जेक्टिव, यह व्यक्तिपरक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो मोस्ट फेवरेबल स्टेटमेंट बताना है, यानी कि सबसे अनुकूल कथन कौन सा होगा। सबसे अनुकूल कथन तो फिर ऑप्शन नंबर हमें सी ही लग रहा है। इट प्रमोट्स द फाउंडेशंस फॉर एन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव माइंडसेट, यह एक विश्लेषणात्मक और एक रचनात्मक मानसिकता की नींव को बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। चूज द स्टेटमेंट्स विच डज नॉट डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ योगा इन अ प्राइमरी स्कूल। डज नॉट डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ योगा, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो योगा के बेनिफिट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा। बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की इम्यूनिटी तो बूस्ट होती है योगा से, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, आप जल्दी बीमार नहीं होते। ड्विंडलिंग द स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्टीम्स, छात्रों के आत्मविश्वास में कमी लाता है, नहीं कमी तो नहीं लाएगा। इट इम्प्रूव्स मेमोरी एंड अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की मेमोरी को बढ़ाता है, ये भी ठीक है। एड्स द स्टूडेंट्स टू मेंटेन वेट, ये भी ठीक है, छात्रों के वजन को बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत होगा, क्योंकि ये कोई लाभ नहीं है, ये तो एक नुकसान बता रहा है, जबकि योगा से नुकसान होते नहीं है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। विच ऑफ दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ रोल ऑफ अ टीचर इन इनकरेजिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशंस अमोंग स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सी भूमिका छात्रों के बीच रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने में शिक्षक की भूमिका के रूप में स्वीकार्य नहीं है? शिक्षक क्या नहीं करेगा जब वो क्रिएटिविटी को बढ़ा रहा होगा? एक्नॉलेज देम टू फ्रेम देयर ओन ग्रुप्स, ये बिल्कुल ठीक है भाई, प्रोत्साहित तो करेगा ही कि अपने खुद के समूह बनाओ, इससे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अडेप्ट टू देयर चॉइस, उनकी पसंद को अडेप्ट करे या उनकी पसंद के अनुसार थोड़ा सा ढल जाए। जैसे किसी दिन बच्चे बोले कि सर आज कुछ अलग एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी करो, वो नहीं सर आज हमें ये बनाना है या ये करना तो वो काम करो। अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्लोर भी करने देंगे। रेंट एट देम फॉर देयर अनयूजुअल आइडियाज, असामान्य विचारों पर हम चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे या उनको डांटेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, एंजाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय चिल्ड्रन। अवसाद, आत्मक्षति, चिंता विकार, खाने के विकार सभी बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के उदाहरण हैं। किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के उदाहरण हैं? तो ये एक तरह की फिजिकल समस्या इमोशनल समस्याओं के उदाहरण हैं। ये भावनात्मक समस्याएं हैं और ये सारी समस्याएं बच्चों के अंदर एडोलेसेंस में आती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 is a teaching technique that focuses on the investigations of real world problems using mathematics as a tool to make sense of the situations and map out possible solutions। एक शिक्षण की तकनीक है जो गणित का उपयोग करके वास्तविक दुनिया की समस्याओं की जांच पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि स्थिति को समझा जा सके और संभावित साधनों का नक्शा बनाया जा सके। देखिए मैथ्स यहाँ पे पहले लिख दिया यूजिंग मैथमेटिक्स एज अ टूल, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग मेथड, यानी कि गणितीय मॉडलिंग विधि। डिमोन्स्ट्रेशन मेथड आपने पढ़ा ही होगा, समझा ही होगा पहले डिमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होती है। 5E लर्निंग मॉडल एंड CRA मॉडल को हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। 5E लर्निंग मॉडल मोस्ट ऑफ द टाइम EVS में चलता है। इसमें फर्स्ट E का मतलब इंगेजमेंट, सेकंड E का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन, थर्ड E का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, फोर्थ E है एलेबोरेशन और फिफ्थ में आता है इवेल्युएशन। ये सारा आपका PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, हम वहाँ पर इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा भी हल्का हल्का सा क्विक रिवीजन टाइप का लेके चलते हैं। हालांकि सीटेट के टाइम पे आपने इसको पढ़ा होगा। एंगेजमेंट फेज में क्या होता है? इन दिस सिचुएशन आर एंगेज्ड इन द क्लासरूम थ्रू डिफरेंट लर्निंग टास्क, विभिन्न उन्हें सीखने के टास्क दिए जाते हैं, उनके माध्यम से वे एंगेज होते हैं। एक्सप्लोरेशन में बच्चे जो भी children have opportunity to be directly involved with the phenomena and material, an important characteristics of the phase students collaboration। इसमें बच्चे मिलकर किसी चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वे उस चीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व हों। अगला आता है एक्सप्लेनेशन। इन दिस चाइल्ड बिगन्स टू पुट हिज एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस एंड क्लियरिफाई देयर मिसकंसेप्शंस थ्रू डिस्कशन इन द क्लासरूम। क्लास में बच्चे डिस्कस करते हैं और उनके जो मिसकंसेप्शन है उनके बारे में क्लियरिटी बन जाती है। एलेबोरेशन, दिस स्टेज प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन इन न्यू सिचुएशन, नई सिचुएशन में अपने नॉलेज को अप्लाई करना सीखते हैं। एंड इवेल्युएशन में इट इज ऑन गोइंग diagnostic process that allows teachers to determine whether the learners had attained understanding of the concept and the knowledge। इवेल्युएशन में टीचर्स को पता चलता है कि जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों में हो पाई है या नहीं हो पाई है। ये 5E मॉडल हो गया। अब हम आ जाते हैं CRA मॉडल पे। CRA 3 स्टेज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है। कौन कौन सी है? कॉन्क्रीट, R का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशंस और A का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट में सबसे पहले हम बच्चे को कॉन्क्रीट मटेरियल्स के बारे में के माध्यम से समझाते हैं, जैसे कि टीचर माइट यूज लॉलीपॉप स्टिक्स टू हेल्प स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट बिटवीन डिजिट्स। एंड रिप्रेजेंटेशनल्स में स्टूडेंट्स लर्न थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एग्जाम्पल की तरह दे रखा है कि स्टूडेंट्स माइट टू यूज बेस 10 ब्लॉक्स एंड रिप्रेजेंट्स कॉलम एडिशन। कोई भी आप पिक्टोरियल पिक्चर बच्चे के सामने यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार से आपने एक पिक्चर बनाई, उसके अंदर आपने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसको टेंस नाम दे दिया, तो इस पिक्चर के माध्यम से टेंस को वो और अच्छे तरीके से समझेगा। एब्स्ट्रैक्ट में तो इसका मतलब प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है,
आप डायरेक्ट उसे बता सकते हो कि 25 एंड 18 को प्लस करेंगे तो 8 और 5 13 का 3 कैरी 1 यहाँ जाता है। जब आप रीग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें। कॉल आया, 1 मिनट। एक कॉल आ गया था, इस वजह से मुझे को बीच में जाना पड़ा। तो इसे मैंने यहाँ से समझा दिया था कि कैरी लेते हैं और इसको मीन्स रिप्रेजेंटेशन समझा दिया था। एब्स्ट्रैक्ट में स्टूडेंट्स लर्न टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट नोटेशंस, यानी सिर्फ सिंबल्स के माध्यम से ही वो चीज़ें समझ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। तो ये हमारा CRA मॉडल होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। एम्स टू प्रोवाइड यंग पीपल विथ एक्यूरेट एज अप्रोप्रिएट and culturally relevant information, promote healthy attitudes and develop skill to enable them to represent to real life situation effectively। किस चीज़ का उद्देश्य युवाओं को सटीक, आयु के अनुरूप और संस्कृति के अनुरूप प्रासंगिक जानकारी प्रदान करना है, स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और उन्हें वास्तविक जीवन की स्थितियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाने के लिए कौशल विकसित करना है। किस चीज़ का उद्देश्य ये होता है? देखिए, ये होता है एडोलेसेंस एजुकेशन का, यानी किशोर अवस्था शिक्षा का। किशोर अवस्था शिक्षा में यदि बच्चे को एक सही प्रकार की नॉलेज मिल जाए चीज़ों को लेकर, ठीक है, सही प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वैल्यूज डेवलप हो जाए, तो वह अपने जीवन के प्रति एक अच्छा एटीट्यूड विकसित कर सकता है और अपनी आने वाली लाइफ को बेटर बना सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। इन द गार्डनिंग इज डन टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर प्लांट स्टेम। बागवानी में पौधों के तने को सहारा देने के लिए क्या किया जाता है? स्टैकिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71। सोमा वांट्स टू हेल्प अबाउट सॉरी हेल्प नहीं टीच है। सोमा वांट्स टू टीच अबाउट इक्विटी इन हर क्लासरूम, चूज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टीचिंग फॉर हर। सोमा अपनी कक्षा में समानता के बारे में पढ़ाना चाहती है, उनको पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? देखिए, इक्विटी के बारे में वह पढ़ाना चाहती है। असाइनिंग फील्ड वर्क दे सकती है, प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग कर सकती है, चॉक एंड टॉक मेथड का भी कर सकती है, क्वेश्चन आंसर मेथड का भी प्रयोग कर सकती है। फील्ड वर्क सौंपना, प्रोजेक्ट विधि, चॉक और टॉक मेथड या प्रश्नोत्तर विधि, सारे ही ठीक है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फील्ड वर्क पे असाइनमेंट देगी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनट क्या हो गया यार, ये जितनी चीज़ें अपन करते हैं उतनी ही ज़्यादा से अब सब ठीक चल रहा है शायद। चलो कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया, 72 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सोशल स्टडीज टीचर। निम्न में से कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षक द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का उदाहरण नहीं है? अगर कोई टीचर सोशल स्टडीज पढ़ाएगा तो उसे किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? लैक ऑफ रिसोर्स अवेलेबिलिटी, उपलब्ध संसाधनों की कमी, बीइंग प्रोफेशनल विद स्टूडेंट्स एंड मेंटेन अ हेल्दी गैप, छात्रों के साथ पेशेवर होना और स्वस्थ अंतर बनाए रखना, मेकिंग रियल लाइफ कनेक्शन विद द टॉपिक्स, विषयों के साथ वास्तविक जीवन के संबंध बनाना, डीलिंग विद कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, विवादास्पद विषयों से निपटना। देखिए, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स सोशल स्टडीज में बहुत सारे आते हैं। कई बार हमारे पास संसाधनों की भी कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है। जैसे कई बार हमें एक अलग प्रकार के मैप पढ़ाना है। 1947 के पहले इंडिया का मैप क्या था, अब वो मैप भाई मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। रियल लाइफ कनेक्शन बनाने में भी समस्या आती है, और स्वस्थ अंतर बनाना ये कोई समस्या थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है, यानी कि ये तो सॉल्यूशन है ना, ये समस्या नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हमें बताना था कौन सी इसमें समस्या नहीं आएगी। हेल्दी गैप बनाने की समस्या थोड़ी कोई समस्या है। क्वेश्चन नंबर 73। नेहा वांट्स टू टीच अबाउट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग इन EVS, सो व्हाट अमंग द फॉलोइंग वुड बी कीप मोस्ट सुटेबल टीचिंग मेथड फॉर हर। नेहा EVS में फसल के प्रकारों के बारे में पढ़ाना चाहती है, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति उसके लिए उपयुक्त होगी? चॉक एंड टॉक मेथड तो कभी हम यूज करेंगे ही नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड। अब ये तीनों ही मेथड बेटर है, और इन तीनों मेथड में से वे कौन सी मेथड देगी? वो प्रोजेक्ट मेथड देगी। वो बच्चों से बोलेगी कि प्रोजेक्ट बना के लेकर आओ, खरीफ की फसल, रबी की फसल के बारे में प्रोजेक्ट बना के लाओ, तो वहीं से फसलों के प्रकार हो जाएंगे। रबी, खरीफ, जायद, 3 प्रकार की फसलों के
पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देगी। अब उनको भी ग्रुप्स में दे सकती है, एक ग्रुप है जो सिर्फ रबी की फसल के प्रोजेक्ट बना के लाएगा, एक ग्रुप खरीफ की फसल, एक ग्रुप जायद फसलों के बारे में लिख कर लाएगा या प्रोजेक्ट बना के लाएगा। तीनों आके रिप्रेजेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, तो तीनों ही फसलें वहाँ पे, तीनों ही प्रकार की फसलें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रोजेक्ट मेथड इसका बेस्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द बेस्ट वे टू प्रमोट गुड इमोशनल हेल्थ इन चिल्ड्रन। अब उस कथन को चुने जो कथन बता रहा है कि बच्चों में अच्छे भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के बारे में जो बता रहा है। वाई लेटिंग द चाइल्ड बिंग अनसीजिंगली डेलीगेंट इन फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, बच्चे को स्वस्थ जीवन कौशल का पालन करने के लिए निरंतर मेहनती होना देकर, ये तो बिल्कुल ठीक है। By letting the children to create dissonance in communicate with in her family, बच्चे को अपने परिवार के साथ संचार में असंगति पैदा करना देगा, असंगति तो पैदा नहीं करने देंगे, ये तो ठीक नहीं है। By letting the child being inactive during participation in local activities, बच्चे को हम निष्क्रिय भी नहीं करेंगे। By not letting the child to have enough time for her play, हम उसको खेलने का समय ही नहीं देंगे, ये भी गलत है। तो अच्छा स्वास्थ्य बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसे स्वस्थ जीवन शैली पालन करने के लिए और निरंतर मेहनत करने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, बाय यूजिंग लोकल रिसोर्स टीचर्स कैन हेल्प स्टूडेंट टू देयर ओन नॉलेज डेवलप प्रोवाइडिंग देम डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इनमें ऑप्शन धर धर के क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन रखकर देखता हूँ क्या होता है। By using local resource, teachers can use students to observe their own knowledge, develop rules and duties, providing them direct learning experiences. ठीक है, ये हो गया। सेकेंड है, बाय यूजिंग लोकल रिसोर्सेज टीचर्स कैन हेल्प स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट ऑन नॉलेज, डेवलप स्किल एंड वैल्यूज, प्रोवाइडिंग देम डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस। ये वाला ठीक है। देखो बच्चों को कौशलों को विकसित करने में मदद कर सकते हैं और मूल्यों का निर्माण करें, उन्हें प्रत्यक्ष शिक्षण अनुभव प्रदान करके। देखो हिंदी में तो गड़बड़ हो जाता है, इंग्लिश में देखना कि डेवलप कैन हेल्प स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, बच्चे अपने ज्ञान को खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं स्किल्स को एंड वैल्यूज को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। डिकंस्ट्रक्ट तो होगा ही नहीं, रिसीव भी ठीक ठाक है लेकिन इतना बेटर नहीं है, क्योंकि खुद के ज्ञान को निर्माण करने से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है, रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वी लर्न अबाउट द कल्चर वी लिव इन। वह कौन सी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम ये सीखते हैं कि जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, तो उसे बोलते हैं इनकल्चरेशन, संस्कृतिकरण। ठीक है, प्रीकल्चरेशन, अनकल्चरेशन, डीकल्चरेशन वह नहीं होता है, वह होता है इनकल्चरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी रिसोर्स कैन हेल्प प्राइमरी चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड ईवीएस बेटर बाय। माता पिता और सामुदायिक संसाधन प्राथमिक बच्चों को ईवीएस को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। किस माध्यम से ये बच्चों को बेहतर ढंग से ईवीएस समझने में मदद करेंगे, क्या करके मदद करेंगे? चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से। बीच में थोड़ा सा इशू आ गया था। पेरेंट्स एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज कैन हेल्प प्राइमरी टीचर्स टू अंडरस्टैंड ईवीएस बेटर बाय। माता पिता और सामुदायिक संसाधन प्राथमिक बच्चों को ईवीएस को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। अच्छा ये वाला तो हो गया था ना, हाँ ये वाला क्लियर हो गया था। इसका आंसर अपन ने ऑप्शन नंबर 2 टिक करा था, कंस्ट्रक्ट स्किल एंड वैल्यूज। ये इन कल्चर वाला भी हो गया था, ये वाला। माता पिता और सामुदायिक संसाधन प्राथमिक बच्चों को ईवीएस को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। किस प्रकार से मदद करेंगे? गिविंग देम एक्स्ट्रा होमवर्क देकर तो नहीं करेंगे। गिविंग देम रिसर्च प्रोजेक्ट बिल्कुल देख सकते हैं। इंगेजिंग देम इन रियल लाइफ एक्टिविटीज में इंगेज करना, ये तो बहुत ही बेहतर है। टेलिंग देम टू प्ले इंडोर्स, सिर्फ इंडोर प्ले करने से काम नहीं चलेगा, आउटडोर में भी जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है, फिजिकल एजुकेशन हैज़ इवॉल्व्स एज अ सब्जेक्ट ओवर टाइम, इट स्कोप्स इज नॉट। फिजिकल एजुकेशन समय के साथ यानी शारीरिक शिक्षा समय के साथ किस प्रकार विकसित हुई और इसका दायरा नहीं है। इसका दायरा असीमित नहीं है, नहीं इसका दायरा तो असीमित है, ये गलत हो गया। बॉर्डर नहीं है,
नैरो नहीं है, मोनोटोनस नहीं है अगर बॉर्डर नहीं है तो फिजिकल एजुकेशन हैज़ इवॉल्व्ड एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ओवर टाइम एंड स्कोप इज नॉट कन्फाइंड। दोनों ही बेहतर बैठ रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। वैसे ही तो समय कम मिलता है वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए, ऊपर से ये सिस्टम इश्यूज दे देता है, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं बीच बीच में, कहीं नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं, तो दिमाग और थोड़ा ऐसा हो जाता है। चलिए फिलहाल सब ठीक चल रहा है तो चलाते हैं। वैसे भी 3G के ज़माने का लैपटॉप कितना ही शांत देगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, फॉर टीचिंग ऑफ EVS यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप फॉर प्लांट स्टडी। What according to you does not comes under the objectives of this field? पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए आप पौधों के अध्ययन के लिए एक फील्ड ट्रिप का आयोजन कर रहे हैं। आपके अनुसार इस फील्ड ट्रिप के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? रिकॉल द डिफरेंस इन शेप साइज पैटर्न्स एंड टेक्सचर्स ऑफ देम। ये तो करेगा ही, ये तो भाई शामिल रखेंगे ही कि भाई जो भी हम फील्ड ट्रिप के लिए पौधों का अध्ययन करने जा रहे हैं तो पौधों के आकार, उनके पैटर्न और बनावट में अंतर को याद रखें। एम्बिग्यूटी ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन टू देम इन द बेसिस ऑफ द डाइवर्सिटी सीन्स। ये गलत है। ये गलत किस प्रकार से है कि देखी गई विविधता के आधार पर उनके वर्गीकरण के दौरान अस्पष्टता नहीं होना चाहिए। एक स्पष्ट रूप से उनको आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि पत्तियाँ किस प्रकार से अलग हैं, तने किस प्रकार से अलग हैं, इनके फूल किस तरह से आते हैं, फल किस तरह से आते हैं। ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द डिफरेंसेस इन द एक्सटर्नल फीचर्स, ये तो ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैमिलियर प्लांट बाय देयर नेम, ये भी ठीक है। सिर्फ बी ही गलत था, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में गलत कथन चुने। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है फिजिकल एजुकेशन को लेकर? फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, शारीरिक वृद्धि और विकास। शारीरिक वृद्धि और विकास तो होती है फिजिकल एजुकेशन से, तो ये तो सही कथन है, हमें गलत कथन चूज करना है। डेवलपमेंट ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लाइक लीडरशिप, टीम स्पिरिट्स। भाई फिजिकल एजुकेशन से नेतृत्व, टीम भावना जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं का विकास होता ही है। डेवलपमेंट ऑफ मोटर एबिलिटी लाइक स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी डेवलप इससे होती ही हैं। रीइंफोर्समेंट ऑफ मेलाइन फिटनेस हैबिट्स इन आवर लाइफ स्टाइल्स, ये गलत है। हमारी जीवन शैली की घातक फिटनेस आदतों का सुदृढ़ीकरण नहीं होता। ये आदतें घातक नहीं होती, ये बहुत अच्छी होती है शारीरिक शिक्षा हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 है, CSPAP स्टैंड्स फॉर। CSPAP का क्या अर्थ है? CSPAP का मतलब होता है इस कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा। और इसको इसलिए और याद रखिएगा कि इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आगे आने वाला है। इन रेफरेंस टू वर्क एजुकेशन प्रोग्राम अ चाइल्ड्स ब्रेन शुड बी एडुकेटेड थ्रू। कार्य शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बच्चे के मस्तिष्क को के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। कार्य एजुकेशन, वर्क एजुकेशन बात करती है कि बच्चा सारे काम अपने हाथों से करे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के माध्यम से वह सीखे। तो कार्य शिक्षा ये कहती है कि दिमाग को हाथों से शिक्षित किया जाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, स्कूल कैन प्रमोट फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स बाय। स्कूल छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं। क्या कार्य कर सकते हैं? सेल्डम कंडक्टिंग पीटी इन असेंबली, कभी कभार पीटी करे, कभी कभार नहीं, डेली होना चाहिए। गिविंग एक्स्ट्रा पीरियड टू एकेडमिक सब्जेक्ट्स, शैक्षणिक विषयों को अतिरिक्त पीरियड देना। देखो फिजिकल हेल्थ के लिए शैक्षणिक सब्जेक्टों को पीरियड देने से काम नहीं चलेगा। विड्रॉइंग स्पोर्ट्स पीरियड फ्रॉम टाइम टेबल, समय सारणी से खेल को हम नहीं हटा सकते हैं। एंडोर्सिंग इंटर एंड इंटर स्कूल स्पोर्ट्स, ये बहुत बढ़िया है। अंतर विद्यालयीन और अंतरा विद्यालयीन, एक अंतर होगा और एक अंतरा होगा। विद्यालयीन खेलों का समर्थन करना, ये बहुत सही है। इंटर स्कूल कंपटीशन यानी कि आसपास के जो स्कूल हैं उनके साथ कंपटीशन करा सकते हैं आप किसी प्रकार के। और इंटर स्कूल कंपटीशन मीन्स स्कूल के अंदर ही अलग अलग क्लास वाले, अलग अलग सेक्शन वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है, नीडिंग टू रिलीज एनर्जी विथ सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटी।
इज एन इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्लेड बाय। अचानक सक्रियता के साथ ऊर्जा मुक्त करने की आवश्यकता एक भावात्मक विशेषता है जो निम्न प्रकार प्रदर्शित होती है। विथ सडन आउटबर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाना, ये होता है एडोलेसेंट में। एक किशोर के अंदर ये चीज़ें प्रदर्शित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, is a multi-component approach by which schools use all opportunities for students to make them physically active for more than 60 minutes each day। ये 60 मिनट्स ईच डे भी याद रखना। बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव बनाते हैं किस एक्टिविटी के द्वारा? CSPAP के द्वारा, जिसका मतलब था कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम। कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग PTA इन स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में PTA आयोजित करने के प्रमुख उद्देश्यों और लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आता है? फर्स्ट है इंश्योरिंग लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कानून और सुरक्षा सुनिश्चित करना। लॉस जो आ गया कानून, मतलब कानून का बनाने का काम PTA का तो नहीं होता है। टू ब्रिंग होम एंड स्कूल इन क्लोज कॉन्टैक्ट, ये बिल्कुल ठीक है भाई, घर और स्कूल को पास पास लाना। टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ होम लाइफ ऑफ द चाइल्ड, ये भी ठीक है भाई, घरेलू जीवन के मानकों को बढ़ाना। टू फोस्टर देयर इन्वॉल्वमेंट फॉर स्कूल इवेंट्स, ये भी सही है भाई, पेरेंट्स का स्कूल इवेंट्स में इन्वॉल्वमेंट बढ़े। लेकिन कानून बनाने का काम हमारा नहीं है, ये काम गवर्नमेंट का है, हमारी न्यायपालिका का है। क्वेश्चन नंबर 86 है, बीइंग बिजी इन लेबर विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्निंग ब्रेड इज द सिनोनिम्स ऑफ। रोटी कमाने के उद्देश्य से श्रम में व्यस्त रहना किसका पर्याय है? ये पर्याय है आजीविका का, लिवलीहुड का। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, एडोलेसेंस एजुकेशन कैन हेल्प टू। किशोर अवस्था की शिक्षा निम्नलिखित में मदद कर सकती है। किस चीज़ में मदद करती है किशोर अवस्था की अवस्था? स्टायर अप हार्मफुल बिहेवियर, क्रिएट स्लाइटर जॉब अपॉर्चुनिटी, विटलाइज लाइफ, या फिर प्रमोट अर्ली मैरिज। तो अर्ली मैरिज को ये नहीं करेगी, जीवन को जीवंत बनाने में करेगी, नौकरी के अवसर कम नहीं करेगी, हानिकारक व्यवहार को नहीं बढ़ाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स इज ऑल्सो अ प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स, चूज द बेस्ट ऑप्शंस अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब द सेम। चलिए, देखिए सेवाकालीन जो प्रशिक्षण होता है इसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो कौन सा कथन है जो इन समस्याओं के बारे में सही तरीके से वर्णन कर रहा है? फर्स्ट है, इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम इज कैपिटल इंटेंसिव एंड मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर सेल्फ स्पॉन्सर्ड, ये बात बिल्कुल ठीक है। सेवाकालीन प्रशिक्षण में पूंजी गहन है, यानी इसमें थोड़ा कैपिटल आपका जाएगा, और जो इन सर्विस एजुकेशन ले रहे होते हैं वो ही इसके लिए पैसा लगाते हैं, यही वही स्पॉन्सर करते हैं, तो ये एक समस्या हो सकती है। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एडिशनल इनकम टू द पार्टिसिपेटिंग स्टाफ मेंबर्स, सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम भाग लेने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में काम करता है? बिल्कुल नहीं करता आय के स्रोत के रूप में काम। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम सप्लाइज क्वालिफाइड एंड ट्रेनिंग टीचर्स टू अवर एजुकेशन सिस्टम, ये बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, ये वाला सही है, अतिरिक्त आय स्रोत के रूप में काम कर सकता है, उसके बाद अगर टीचर जो जॉब के लिए चले जाते हैं तो आय के रूप में काम कर सकता है, तो ये समस्या नहीं है, ठीक है। सेकंड वाली समस्या नहीं है। थर्ड थर्ड भी समस्या नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश को एक कैपेबल और क्वालिफाइड टीचर्स देते हैं। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर, सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रम शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सहयोग प्रदान करता है, तो ये भी समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यही एक समस्या है कि आपको खुद से पैसे लगाना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इससे एक्स्ट्रा इनकम आपकी जनरेट हो सकती है, क्योंकि इसके बाद आप एक अच्छी सी जॉब में जा सकते हो, अच्छे और ट्रेंड टीचर्स मिलते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, और प्रोफेशनल वर्क में ये हेल्प करता है, ये भी अच्छी बात है। तो समस्या से पहले ही रही कि थोड़ा सा थोड़ा कैपिटल लगता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट कम्स अंडर द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य शिक्षा के महत्व के अंतर्गत नहीं आता? फर्स्ट है, इट टीचेस स्टूडेंट्स टू कंटेम्प्ट वर्कर्स एंड लेवेरियस,
ये बच्चों को मजदूरों का तिरस्कार करना सिखाता है? तो बिल्कुल नहीं सिखाता, ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं आएगा वर्क एजुकेशन के अंदर। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशली डिसाइडेबल बिहेवियर, बिल्कुल भाई, ये किस तरह का व्यवहार हमें समाज में करना चाहिए ये हमें सिखाता है। इट एमेलियोरेट्स द डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी लाइफ स्किल्स, ये भी सिखाता है हमें भाई, आवश्यक जीवन कौशल के विकास में सुधार करता है। इट प्रोवाइड्स इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन अबाउट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये भी ठीक है, ये हमें पोषण भोजन स्वास्थ्य के बारे में बताता है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, ये वर्क एजुकेशन से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, राशि इज फिजिकली इनएक्टिव, शी कैन हैव, राशि जो है वो फिजिकली इनएक्टिव है, यानी कि शारीरिक रूप से निष्क्रिय है, उससे क्या हो सकता है? ऑटिज्म हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, स्लो लर्निंग या इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फॉर डिसीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर कोई फिजिकली इनएक्टिव है तो उस बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, क्लासरूम फिजिकल एक्टिविटी कैन नॉट बेनिफिट स्टूडेंट्स बाय, कक्षा में शारीरिक गतिविधि से छात्रों को निम्न लाभ नहीं हो सकते, क्या लाभ नहीं होंगे शारीरिक गतिविधि से, ये बताना है। ईजिंग देयर डिसरप्टिव बिहेवियर इन क्लासरूम, कक्षा में उनके विघटनकारी व्यवहार को कम करना, ये तो लाभ हो सकता है भाई, इस तरह का व्यवहार कम हो जाएगा। रिफाइनिंग देयर मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया में उनकी प्रेरणा और संलग्नता को परिष्कृत करना, ये लाभ भी हो सकता है। एनहेंसिंग देयर कंसंट्रेशन, ये भी हो सकता है, उनकी जो कंसंट्रेशन पावर एकाग्रता क्षमता है उसको बढ़ाना। डेबिलेटिंग डेबिलिटेटिंग देयर अकेडमिक परफॉर्मेंस, शैक्षणिक प्रदर्शन को कमजोर करना, इसको डेबिलिटेट नहीं करता, ये इसको बढ़ाता है, एबिलिटी, इसकी एबिलिटी को बढ़ाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यह है इसको क्या करता है, यह बेनिफिट इसका नहीं है। ठीक, बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डिस्कशन के लिए ही थोड़ा सा दिमाग ऐसा हो जाता है डिस्कशन कराते टाइम ही, कि क्यों है ये क्वेश्चन, इनके ऑप्शंस इतने बड़े बड़े होते हैं, इनको पढ़ो फिर उसमें से सही को छांटो, एक सही होता है, 3 गलत भी पढ़ना पड़ता है। कार्ल रोजर्स बिलीव्स इन दैट द सेल्फ कॉन्सेप्ट वाज मेड ऑफ 3 डिफरेंट पार्ट्स, आइडेंटिफाई द रॉन्ग टाइप्स ऑफ पार्ट। कार्ल रोजर्स का मानना था कि आत्म अवधारणा 3 अलग अलग भागों से बनी है, इनके हिसाब से इन्होंने सेल्फ स्टीम दिया है, सेल्फ डिस्कवरी नहीं दिया, आइडियल सेल्फ दिया है और सेल्फ इमेज दिया है। सेल्फ डिस्कवरी के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, स्कूल्स आर इन अ यूनिक पोजीशन टू हेल्प द स्टूडेंट्स अटेंड द नेशनली रिकमेंडेड और मोर द मॉडरेट वाइगरियसली फिजिकली एक्टिविटीज डेली। हमने जो पढ़ा था CSPAP, हमारा जो क्वेश्चन नंबर शायद 85 था या 81 था, ऐसा कोई सा क्वेश्चन था जिसमें हमने CSPAP के बारे में देखा था। उसको एक क्वेश्चन में तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया था और एक क्वेश्चन में इसी के बारे में एक ऑप्शन दे रखा था, तो हमने वो ऑप्शन टिक करा था, और उसी क्वेश्चन में मोर देन 60 मिनट्स लिखा हुआ था, उसी क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मोर देन 60 मिनट्स, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 मिनट से अधिक समय का हमें शारीरिक गतिविधि के लिए देना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ वर्क एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल शुड नॉट कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस। स्कूलों में कार्य शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं होना चाहिए। स्कीम फॉर वर्क ऑफ द ईयर, ये बिल्कुल ठीक होने चाहिए भाई, 1 वर्ष के लिए कार्य योजना तो शामिल होना ही चाहिए। ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर, ये भी होना चाहिए, शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम। प्रोविजन ऑफ फंड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बोथ एक्सपर्टीज एंड मटेरियल्स, ये भी ठीक है, धन का प्रावधान होना चाहिए संसाधनों की उपलब्धता के लिए और विशेषज्ञों के लिए, बिना विशेषज्ञों के आप कार्य शिक्षा कैसे कर पाओगे। एग्जीबिशन फॉर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए एग्जीबिशन इसमें शामिल नहीं हुआ, ये स्टूडेंट्स के लिए ही एग्जीबिशन होता तो शामिल हो जाता, ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 96, हाउ कैन अ टीचर हेल्प एडोलेसेंट। एक शिक्षक किशोरों की मदद कैसे कर सकता है। बाय डिस्करेजिंग देम टू टॉक ऑन सर्टेन टॉपिक्स, बाय डिस्करेज क्यों ही करेंगे हम टॉपिक बोलने से। बाय बीइंग कैप्रिसियस टू देम, उनके प्रति मनचाहा व्यवहार से भी काम नहीं चलेगा।
बाय एक्सप्रेसिंग रिस्पेक्ट केयर एंड लव टू देम, बिल्कुल ठीक, हम उनका सम्मान करें, थोड़ा उनकी देखभाल करें, उनके लिए प्यार वाला माहौल बना के रखें, मतलब वैसा वाला प्यार वाला नहीं, स्नेहपूर्ण माहौल बना के रखें। बाय स्टेबलिशिंग पीयर प्रेशर इन दियर एनवायरनमेंट, पीयर प्रेशर बनाने से भी काम नहीं होगा, इससे तो चीज़ें बिगड़ेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, उनके प्रति सम्मान। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। द एसएमसी डज नॉट इंश्योर, एसएमसी क्या चीज़ सुनिश्चित नहीं करती? अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, टीचर्स का अपॉइंटमेंट सुनिश्चित करती है। वेलफेयर ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ, ये भी सुनिश्चित करती है क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, टीचर्स के लिए क्या अच्छा होगा ये करेगी। कंटेंट ऑफ लेसन प्लानिंग, ये काम होता है टीचर का, टीचर का, वहाँ के स्टाफ का, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ये नहीं देखेगी। फीस और अलग जो भी चार्जेस हैं वह भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देखती है। तो पाठ योजना या विषय वस्तु ये नहीं देखती। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 98। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्डिंग टू वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा के संबंध में गलत कथन को चुने। इट क्रिएट असिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड एंड ब्रेन, असिमेट्रिकल नहीं बनाता, ये सिमेट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। तो बाकी तीनों सही होंगे ना। अब बहुत लंबी वीडियो भी हो गई है और स्कूल से आने के बाद मेरा भी थोड़ा दिमाग ऐसा ही हो जाता है, फिर भी मैं फ्री ही रहता हूँ शाम को, तो जितना हो सकता है उतनी मैं आपको लिए वीडियोस प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। बाकी तीनों सही हैं, फर्स्ट गलत है और हमें इनकरेक्ट ही चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 99। विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग टीचर्स, इनमें से कौन सा शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का उदाहरण नहीं है। वर्कशॉप सेवाकालीन प्रशिक्षण का उदाहरण है, सेमिनार भी होते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होती है, एग्जीबिशन टीचर्स के लिए नहीं होता, बच्चों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है इसके बारे में। एन एग्जीबिशन इज अ डिस्प्ले ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज सच एज पोस्टर्स, मॉडल, चार्ट्स इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, हाउएवर is a structured program that includes seminar, workshop, discussion and other formal settings। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इन सर्विस टीचर में। एग्जीबिशन में बच्चों की एक्टिविटी शामिल की जाती हैं। AEP 2005 स्टैंड्स फॉर, इसका अर्थ था एडोलेसेंट्स एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में वीडियो ड्यूरेशन भी लिख देना कि वीडियो के किस भाग में मैंने गलत डिस्कशन करा है, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर दूंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।